मैं हूं नरेश भारी। आज हम इस वीडियो से एक नई सीरीज़ आरंभ कर रहे हैं। सीरीज़ है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, जो ओ पी गाबा सर की पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक के चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं या चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सीरीज़ के आरंभ में ही मैं एक डिस्क्लेमर के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया है इसके अलावा पुस्तक में कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ पुस्तक में है उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड ना की हो। मे भी कुछ ऐड हुआ हो, मे भी कुछ छूट गया हो। स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 6 पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी यानी शक्ति, सत्ता और वैधता से आरंभ करते हैं। लासवेल की प्रसिद्ध परिभाषा है, राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। देखिए, परिभाषाएं राजनीति विज्ञान में ढेरों हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं क्लासिक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनको हम शामिल करते हैं नोट्स में। यह लासवेल की डेफिनेशन है। इसके साथ में ये भी याद रखना है कि शक्ति का विज्ञान सिर्फ लासवेल ने नहीं माना, कैटलिन ने भी राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति, वेबर कहते हैं कि शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। बर्ट्रैंड रसल का प्रसिद्ध कथन है, शक्ति मनचाहा प्रभाव पैदा करती है। देखिए, शक्ति के हम आगे पढ़ेंगे। शक्ति दो तरह की डेफिनेशन शक्ति की प्रसिद्ध हैं। आरएम मैकाइवर द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965 में इनकी है प्रसिद्ध पुस्तक है। शक्ति की मूल संकल्पना पावर ओवर एंड पावर टू में बांटी जा सकती है। पावर ओवर जो हमने वेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन ये होता है कि ए ने बी से वह कार्य करवा लिया जो बी करना नहीं चाहता था, यानी बी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा लेना ही शक्ति है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यह दूसरे के ऊपर प्रयुक्त शक्ति है, और इसके जो समर्थक हैं वो है वेबर, रसेल एंड मैकाइवर। पावर टू जो शक्ति का दूसरा एस्पेक्ट्स देखता है, वो ये देखता है कि अपनी इच्छा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों तक पहुंच, कुछ करने की शक्ति। शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाने का मुद्दा उठाते हैं, तब शक्ति केवल कोएर्सन का साधन नहीं रह जाती। यानी यह जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है, यह सिर्फ इच्छा के विरुद्ध शक्ति नहीं, बल्कि इनेबल करने वाली शक्ति है, जो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने से आती है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं हन्ना अरेंट, महात्मा गांधी एंड सीबी मैकफर्सन। सत्ता का रूसो ने कहा, सबसे बलशाली मनुष्य भी सदा सर्वदा के लिए तब तक स्वामी नहीं बना रहेगा जब तक वह अपनी शक्ति को अधिकार में और आज्ञा पालन को कर्तव्य का रूप ना दे दे। अर्थात एकदम क्लासिक अगर समय से देखें, तब भी राजनीतिक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शक्ति को जब तक सत्ता का स्वरूप नहीं दिया जाएगा तब तक वह स्थायी नहीं हो सकती। यह ऐसा रूसो के इस कथन से साबित होता है। प्लेटो का हम नोबलाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी सत्ता का स्वरूप देना जरूरी है कि तभी शक्ति स्थायी प्रभाव पैदा कर पाती है। सत्ता के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो वेबर ने दिया। उन्होंने आधुनिक राज्य में सत्ता के 3 प्रकार बताए, 3 स्रोतों के आधार पर। ट्रेडिशनल, क्रिस्मेटिक एंड लीगल रेशनल। 3 कौन से प्रकार हैं? पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी सत्ता। जो पारंपरिक सत्ता होती है, वह उसका जो स्रोत होता है वो ये होता है कि चिरकाल से अगर कोई किसी सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है तो उसी वजह से उसमें वह सत्ता निवास करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे गांव में कोई सामंत परिवार है तो उसका जो दबदबा है गांव में, और सिर्फ इस वजह से कि राजा जी ने कहा है या महाराज जी ने कहा है या सामंत साहब ने कहा है, इस वजह से लोग उसके आदेशों की अनुपालना कर लेते हैं, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। तो यह शक्ति ट्रेडिशनल, यह सत्ता ट्रेडिशनल सत्ता कहलाती है। दूसरा है क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का करिश्मा होता है, जादू ऐसा होता है कि उसका लोग
उसका कहना मानते हैं, उसको शक्तिशाली मानते हैं, उसकी सत्ता को वैध मानते हैं, वह कहलाती है करिश्माई सत्ता। तीसरा है लीगल रैशनल, यानी कानूनी रूप से किसी शक्ति को वैध ठहराना। जैसे अधिकारियों की जो शक्ति होती है, एसडीएम की शक्ति है, कलेक्टर की शक्ति है, प्रिंसिपल की शक्ति है, ये जो शक्ति होती है यह वैधता प्रदान करती है लीगल रैशनल माध्यम से। अब वेबर का ये वर्गीकरण है, लेकिन वेबर ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की सत्ता का शुद्ध रूप नहीं मिलता है, किसी एक की प्रधानता हो सकती है। यानी ये 3 स्वरूप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रभावशाली नेता की जो सत्ता है वह सिर्फ और सिर्फ करिश्माई है, या एसडीएम की सत्ता है, कलेक्टर की सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल रैशनल है, ऐसा नहीं है। इन सभी के स्वरूप मिलते हैं। ये तीनों विशुद्ध रूप में नहीं मिलती, तीनों के मिक्स रूप मिलते हैं। हाँ, इनकी किसी एक स्रोत में प्रधानता है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मिलोवनजिलास द न्यू क्लास 1957 में इनकी बुक आई। इन्होंने सोवियत संघ का अध्ययन किया। देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आजकल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बुक, उसके पब्लिकेशन का ईयर, यह पर्याप्त नहीं है। उस बुक का जो स्कोप है वह भी इम्पोर्टेंट है कि भी उसने किसका अध्ययन किया। अक्सर आप नेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखेंगे कि जिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 4 या 5 देशों को अध्ययन का केंद्र बनाया, उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया, या यह क्वेश्चन आता है कि यह पुस्तक कौन से क्षेत्र के अध्ययन पर लिखी गई। तो मिलोवनजिलास ने सोवियत संघ का अध्ययन किया। लोक ने कंसेंट ऑफ पीपल को लोगों की सहमति का आधार बताया। यानी कहने का मतलब रूसो भी और लोक भी सभी वैधता के हिमायती हैं। प्लेटो ने उदात्त झूठ के प्रचार का विचार किया। नोबल लाइज के प्रचार का समर्थन किया प्लेटो ने। इसके अंतर्गत यानी नोबल लाइज के अंतर्गत लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना था कि उन्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है, परंतु कुछ लोग स्वर्ण से बने हैं, कुछ रजत से और शेष पित्तल या लोहे से। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार एक झूठ से राजा अपनी या जो शासक वर्ग है वह अपनी सुपीरियोरिटी साबित करता है। यानी ईश्वर ने ही उन्हें सुपीरियर बनाया है, दैट्स वाई दे हैव राइट टू रूल। तो यही वैधता का आधार है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता को वैधता का आधार बनाया। रूसो ने कहा कि जो संप्रभु है उसके पीछे एक शक्ति होती है, उसमें वैधता निवास करती है, या वास्तव में शक्ति उसमें निवास करती है, और वो लोग होते हैं वो आम जनता होती है। एस.एम. लिपसेट की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ये मानते हैं कि वैधता लोगों के मन में इस विश्वास का नाम है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वदा उपयुक्त है। यहाँ ये हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आए कि किन्होंने माना कि जो लेजिटिमेसी है वह यूटिलिटी जनरेटेड है, तो क्वेश्चन आंसर होगा एस.एम. लिपसेट। यानी लोगों को ये लगना चाहिए कि वो सर्वदा उपयुक्त हैं, तभी लोग उसमें विश्वास करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ पावर, शक्ति की ये कॉन्सेप्ट्स हैं। थियरी ऑफ क्लास डोमिनेशन हम देखेंगे, एलिटिस्ट थियरी देखेंगे, फेमिनिस्ट थियरी देखेंगे और प्लूरलिस्ट थियरी देखेंगे। थियरी ऑफ क्लास डोमिनेशन जो ये मानती है कि एक वर्ग है वो दूसरे वर्ग के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करता है। मार्क्स और एंजेल्स 1848 में इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए, मार्क्स का जो वर्क है, 5-6 जो इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनका जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोप महत्वपूर्ण है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में है, और इनका जो लेक्सिकल ऑर्डर है यानी क्रम क्या है पुस्तकों के पब्लिकेशन का, ये महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स कहते हैं कि सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। यानी ऑर्गेनाइज्ड पावर है एक क्लास का दूसरे क्लास का शोषण करने के लिए। सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ये जो बहुत प्रसिद्ध लाइन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कही कि सारा इतिहास, आज तक का इतिहास सारा वर्ग संघर्ष का इतिहास है।
मार्क्स और एंजल्स की जो दूसरी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने कहा कि वर्ग अपने आप में बुर्जुआ समाज की उपज है, यानी उससे पहले वर्गहीन समाज था। मार्क्स की जो अगली पुस्तक है कैपिटल, सेकंड और थर्ड एडिशन है, ये इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे 1885 और 1894। वर्ग को लेकर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्क्स और एंजल्स का मानना था कि मध्यम वर्ग के अस्तित्व को माना इन्होंने, लेकिन ये कहा कि उसे समाज की संरचना का स्थायी हिस्सा नहीं माना जा सकता, यानी है मध्यम वर्ग लेकिन वह स्थायी नहीं है। और आर्थिक प्रतियोगिता से यह लुप्त हो जाता है, यानी जब पूंजीवाद में और ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है, कंपटीशन और बढ़ता है, पूंजीवाद अपने पीक पर जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हैव्स और हैव्स नॉट, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में बंट जाता है। यह मार्क्स का मानना था। वहीं जो बाद वाले मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी या जो संशोधनवादी, उनमें बर्नस्टाइन और पोलांजा हैं, वो ये मानते हैं कि मध्यम वर्ग लुप्त नहीं होता बल्कि उसका आकार बढ़ता जाता है। अब क्लास जैसे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, क्लास बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं मार्क्सियन फिलोसफी में, उसकी भी मार्क्स ने अलग अलग समय में अलग अलग डेफिनेशन दी। जैसे मार्क्स की रचना है द 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट 1852 की, उसमें उन्होंने क्लास की नेगेटिव डेफिनेशन दी। वहीं द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी उनकी जो पुस्तक है, उसमें वो ये कहते हैं कि क्लास इन इट सेल्फ तो अपने आप बन जाती है, लेकिन क्लास फॉर इट सेल्फ तभी बन पाती है जब पूंजीपतियों के साथ संघर्ष होता है। क्लास फॉर इट सेल्फ का मतलब है कि किसी क्लास का क्लास होने की जो चेतना है वो जब आती है, और यह जो चेतना है वो मार्क्स कहते हैं यह तभी आती है जब पूंजीपतियों के साथ संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष से क्लास होने की चेतना आती है, उनमें एकता का संचार होता है, और ये जिन हितों की रक्षा करते हैं वो हित वर्ग हित बन जाते हैं, यानी एक तरीके से क्लास इंटरेस्ट हैं वो शेप लेते हैं, क्लास इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन होता है, क्लास इंटरेस्ट का एग्रीगेशन होता है। और यह डेफिनेशन क्लास की उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में दी। एक तरीके से मार्क्स की क्लास डोमिनेशन में हम देखते हैं कि वर्ग की उत्पत्ति का आधार आर्थिक है, लेकिन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए राजनीतिक संगठन बनाना भी जरूरी है। लेनिन और कोटस्की, यानी जो मार्क्स के बाद में जो मार्क्सवादी हुए, उनका क्या मानना था वो देखते हैं। लेनिन और कोटस्की का था कि कामगार वर्ग में वर्ग चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है, और यह बाहर कौन होगा? यह एक तरीके से कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी थी, और यही हम देखते हैं कि लेनिन के अंडर कम्युनिस्ट पार्टी बेहद स्ट्रॉन्ग हो गई। रोजा लग्जमबर्ग कहते हैं कि कामगार वर्ग को स्वयं वर्ग संघर्ष का सामाजिक अनुभव प्राप्त करके अपने अंदर वर्ग चेतना विकसित करनी होगी, यानी स्वयं को उसे वर्ग चेतना विकसित करनी होगी। अगर किसी इंटेलेक्चुअल एलीट के संरक्षण के भरोसे रहे तो सर्वहारा स्वयं कमजोर व निष्क्रिय हो जाएगा। जॉर्ज ल्यूकाच, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923, ये कहते हैं कि वर्ग चेतना, इन्होंने बाकी मार्क्सवादियों से अलग व्याख्या की, और मार्क्स में वाद में यह विवाद का विषय भी रहा था कि वर्ग चेतना का अर्थ यह नहीं है कि किसी स्थिति विशेष में वर्ग विशेष का सदस्य स्वयं क्या अनुभव करता है, बल्कि यह चेतना कुछ सुलझे हुए लोगों, और ये सुलझे हुए लोग कौन होंगे? कुछ सुलझे हुए लोगों के मन में पैदा होगी जो संपूर्ण सामाजिक विचार को ध्यान में रखकर उपयुक्त विचारों और कार्रवाई के बारे में निर्णय कर सकेंगे। देखिए, जॉर्ज लुकाच का जो कहना है वो ये है एक तरीके से कि क्लास जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरी क्लास से अलग हैं और हमारा शोषण हो रहा है, इतना पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सुलझे हुए लोगों के मन में इस क्लास के प्रति या इस क्लास जो भेद है, शोषण के प्रति चेतना आएगी, और उस चेतना के अनुरूप वो साथ में कार्रवाई के साथ भी सोचेंगे, तभी वह क्लास इन इट सेल्फ वाली बात होगी। लेनिन, कोटस्की और ल्यूकाच, इन तीनों में हम क्या देखते हैं, यानी रोजा लग्जमबर्ग को छोड़कर जो ये तीनों हैं,
ये एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग पर वर्ग चेतना का जिम्मा सौंपते हैं और इस वजह से ये लोग वर्ग चेतना पर एकाधिकार कर बैठ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। जैसे समाजवादी देशों में सरकार स्वयं कामगार के हितों की जानकारी का दावा करती है, वहाँ कामगारों को समानांतर संगठन यानी ट्रेड यूनियन बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ऐसी हालत में सरकार और कामगार के अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है पोलैंड का सॉलिडरिटी मूवमेंट। देखिए, ये इंटरव्यू के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर कोई ये पूछे कि साम्यवादी देशों में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार क्यों नहीं होता, जबकि साम्यवाद मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार की रक्षा करता है। हर जहाँ कहीं किसी लोकतंत्र में वहाँ साम्यवादी देश हैं, साम्यवादी पार्टीज़ हैं, वो यूनियन बनाने के, हड़ताल करने के, इनको तो अपना मुख्य अधिकार मानते हैं। तो वो क्यों ऐसा, क्या उसके पीछे उनका दर्शन है? वो ये कहते हैं कि सरकार है वह कामगार के हितों की ज़्यादा रक्षा करने में सक्षम है और समानांतर संगठन है उसको इस वजह से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ग्रैमसी नव मार्क्सवादी थे। उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और जो सोसाइटी है उसमें पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी दो तरह का विभाजन किया। सिविल सोसाइटी में प्राकृतिक सिविल सोसाइटी फैमिली है और कॉन्ट्रैक्चुअल में जो विद्यालय, चर्च, क्लब ये हैं। तो ग्रामसी ये कहते हैं कि यह आशा करना निर्मूल है कि ध्वस्त पूंजीवाद की राख में से समाजवाद उठ खड़ा होगा, यानी पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और उससे समाजवाद उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्क्सवादियों को अर्थशास्त्र के मोहजाल से निकलना होगा। देखिए, ग्रामसी मेनली जाने जाते हैं वो ये है कि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट हैं या ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म है उस पर यह आरोप लगता है कि वो इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट हैं। इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक अपचयनवाद। इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट का तात्पर्य है कि आप पारंपरिक मार्क्सवाद में देखेंगे कि हर चीज़ की समस्या और हर चीज़ का सॉल्यूशन वो खींच के आर्थिक बताने की कोशिश करते हैं। हर समस्या पूंजीवाद की वजह से है, भले ही वो नारीवादी हों या पर्यावरणवादी हों, सारी समस्याओं को वो आर्थिक उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और आर्थिक उसकी वजह मानते हैं। ग्रामसी ये कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है, यानी अर्थशास्त्र ही सब कुछ निर्धारक है, इस मोहजाल से निकलना पड़ेगा और हमें संस्कृति, साहित्य, नैतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनके महत्व को स्वीकार करना होगा और इस फील्ड में हमें पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण विचार है वो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है। हम ग्रामसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट भी हिस्टोरिकल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामसी के दौरान देखेंगे। सबसे पहले नागरिक समाज के भीतर की स्वायत्त संस्था में, यानी कैसे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ग्रामसी कहते हैं कि सबसे पहले हमें सिविल सोसाइटी के भीतर जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनमें मास कॉन्शियसनेस को बदलना होगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़, आप देखते होंगे जो कम्युनिस्ट लोग हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में अपने आइडियाज़ को प्रचारित करते हैं और बाकी समाज की तुलना में आप खुद भी ने अगर देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के लोग होते हैं वो ज़्यादा फ्री थिंकिंग रखते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में, भारत की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेफ़्ट का बोलबाला है। मास कॉन्शियसनेस को बदलना होगा ताकि इन संस्थाओं को भीतर से कमज़ोर करके क्रांति के प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का रास्ता दिया जा सके। यानी नीचे से ऊपर की क्रांति से तात्पर्य है कि जो लेनिन और कोटस्की ये लोग कह रहे थे कि भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी हैं, वो चेतना लाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। वहीं ग्रामसी ये कह रहे हैं कि चेतना है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बजाय नीचे मास में आएंगी और मास अगर सचेत हो गया तो क्रांति नीचे से ऊपर की ओर होगी। ग्रामसी मानववादी थे। लेनिन और स्टालिन के विपरीत कोएर्सिव स्टेट की स्थापना, यानी लेनिन और स्टालिन ने जो रसिया में, यूएसएसआर में जो कोएर्सिव स्टेट स्थापित किया था उसको वो विरोधी थे, नहीं चाहते थे ऐसा करना। वह सभी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे। राज्य की जगह ऐसे रेगुलेटेड समाज की स्थापना करना चाहते थे
जो सारे निर्णय बल प्रयोगों की जय सर्वसम्मति से किए जाएं। राज्य का अंत तो ग्रामसी भी चाहते थे। देखिए, ये अगर ग्रामसी के बारे में 2-3 कथन हों और उनमें एक कथन ये हो कि ग्रामसी राज्य को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, तो गलत है। ग्रामसी भी राज्य को ख़त्म करना चाहते थे। दूसरा, ग्रामसी राज्य की जगह रेगुलेटेड समाज की स्थापना करना चाहते थे। यस, ये क्वेश्चन सही है। तीसरा, क्या ग्रामसी सभी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे? यह कथन भी सही है। देखिए, तीसरा कथन ऐसा है, सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी मार्क्सवादी क्या सभी संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण चाहेगा, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ग्रामसी चाहते थे। यह हमने क्लास डोमिनेशन पर्सपेक्टिव देखा पावर का। अब हम शक्ति का अभिजन परिप्रेक्ष्य देखते हैं। अभिजन परिप्रेक्ष्य, देखिए एलीट थियरी में हमने पढ़ा था। एलीट थियरी में मैंने 2 लेक्चर बनाए थे, बड़ा डिटेल अध्ययन किया था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एलीट थियरी में 2 ही बात इम्पोर्टेंट है कि एक तो शक्ति होती है वह एलीट के पास होती है, और दूसरी बात, शक्ति का एलीट के पास होना गलत नहीं है, जायज़ है, और यह गैर लोकतांत्रिक भी नहीं है। ये 2 इसके कोर हैं। अब अलग अलग थिंकर इस चीज़ को लेजिटिमाइज़ करने के लिए, सही ठहराने के लिए एलीट्स के गुण अलग अलग बताते हैं, अलग अलग विशेषताएं बताते हैं, और किस प्रकार से एलीट सत्ता में बने रहते हैं, और क्यों एलीट के पास शक्ति होना लोकतंत्र का विनाश नहीं है या लोकतंत्र का अभाव नहीं है। कुछ विचारक कहते हैं कि चुनाव तो फेयर होते हैं, चुनाव का मौका सभी को मिलता है। कुछ ये कहते हैं कि एटलीस्ट एक एलीट हमेशा शक्ति का दावा नहीं कर सकता, दूसरे एलीट के आने की संभावना रहती है। तो ये सारी विशेषताएं बताते हैं। जैसे प्लेटो की इनकी पुस्तक थी द माइंड एंड सोसाइटी, इन्होंने एलीट और नॉन एलीट का वर्गीकरण किया। फिर एलीट को इन्होंने गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट में बांटा, और सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थियरी दी। देखिए, ये बुलेट पॉइंट की तरह पढ़ते हैं। अगर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये आप एलीट थियरी में देख सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट क्या है। सीधा आप यहाँ बुलेट पॉइंट की तरह की भी ये किसने किया? पेरेटो ने किया। पेरेटो ने शेर और लोमड़ी के गुण की बात की कि एलीट में शेर और लोमड़ी के गुण होते हैं। शेर के गुण किस वजह से? कि शेर स्थिर परिस्थितियों में असाधारण दृढ़ता रखते हैं, और वहीं जो लोमड़ी होती है वह नई सूझबूझ के बल पर बदली हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में निपुण होती है। यानी एलीट होता है उसमें दृढ़ता भी होती है, और वहीं समायोजन, सूझबूझ के साथ समायोजन करने की दक्षता भी होती है। मोस्का की पुस्तक का नाम द रूलिंग क्लास, इन्होंने रूलर एंड रूल्ड में बांटा। देखिए, ये जो वर्गीकरण है, किसने एलीट और नॉन एलीट में बांटा, किसने रूलर एंड रूल्ड में बांटा, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, किसने साइकोलॉजिकल पावर को महत्वपूर्ण माना, किसने ऑर्गेनाइजेशनल पावर को महत्वपूर्ण माना, किसने सोशल पावर को महत्वपूर्ण माना। तो मोस्का ने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को महत्वपूर्ण माना, यानी एलीट है उसकी संगठन बनाने की, संगठन को चलाने की, संगठन को बढ़ावा देने की शक्ति उनमें निहित होती है, या वो उनमें दक्षता होती है। रॉबर्ट मिचेल्स पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज़ 1911 में आई। इसमें उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया, यानी द कंसेप्ट ऑफ मास माइंड दिया। कंसेप्ट ऑफ मास माइंड क्या है कि भी मास का माइंड ही ऐसा होता है। तो मास के माइंड की क्या गुण देखे इन्होंने? नेता के गुण देखे, वाक्पटुता, वक्तृत्व, दूसरे को समझाने बुझाने की निपुणता, और वहीं मास जड़, आलसी और दास मनोवृत्ति के होते हैं। यही द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड है। वेबर अभिजन सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने लोकतंत्र की नई परिभाषा देने का प्रयत्न किया। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जनता के द्वारा शासन मानना उपयुक्त नहीं है, लोकतंत्र कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप है। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा है कि किसने ऐसा कहा। शुम्पीटर ने वेबर की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कैंटीन होती है उसे CSD कहते हैं, वैसे ही शुम्पीटर की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। मैकफर्सन ने शुम्पीटर को अभिजन बहुलवादी लोकतंत्र सिद्धांत का प्रवर्तक माना था, और उन्होंने आलोचना की थी। यह आलोचना हम आगे पढ़ेंगे। C.W. मिल्स 1956 पुस्तक का नाम द पावर एलीट,
में अभिजन सिद्धांत का नया संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यानी यूएस में किस प्रकार का, अमेरिका में किस प्रकार अभिजन शासन है, यह मुख्य रूप से C.W. मिल्स ने अध्ययन किया। इन्होंने पावर इलीट की संज्ञा दी। शक्ति सदैव सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रही है। इन्होंने ये जो इसे नेचुरल माना कि शक्ति का जो वर्गीकरण है, शक्ति का जो वितरण है, यह हमेशा ही ऐसा होता है क्योंकि शक्ति हमेशा ही से ही सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रही है। समस्त मानवीय अंतर्क्रियाओं में, भले ही वो इलीट प्रोलेटेरियंस की हो या इनसाइडर आउटसाइडर की हो या सुपीरियर इन्फीरियर की हो, युद्धोत्तर अमेरिका में पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री प्लस बिजनेस, यानी ये जो वर्ग हैं इनकी ओलिगार्की का शासन है, ऐसा C.W. मिल्स ने माना। यानी USA में जो पावर स्ट्रक्चर है उसका इन्होंने अध्ययन किया था। इनके अनुसार अभिजन होते हैं, वो क्या करते हैं, अभिजन समय की मांग पूरी करते हैं, स्वयं ऐसी मांगें पैदा करके जनसाधारण के दैनिक जीवन को बदलने की दक्षता रखते हैं। यानी लोगों पर कंट्रोल रहता है, इसके लिए स्वयं ही डिमांड बनाएंगे और फिर उन डिमांड्स को पूरा करेंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोविड मैनेजमेंट देखिए, तो कोविड मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार समाज का जो इलीट तबका है वो स्टेट की संस्थाओं को बाईपास करके और जो रिसोर्सेज हैं उन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है और उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर वो अपनी सत्ता की स्थापना करता है, लेजिटिमाइज करता है, अपन उसके हेल्प करने का दावा करता है। ये आपने गौर से देखा है। सामाजिक ढांचे में स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट पर अपना अधिकार रखते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जो स्थान है, जो पावर पॉइंट है, उन पर अपना कंट्रोल रखते हैं। सेल्फ कॉन्शियस क्लास, यानी सदस्य परस्पर सद्भावना, सहिष्णुता और सहयोग के आधार पर एक दूसरे की शक्ति को सुदृढ़ करने में योग देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि नेता आपस में इतने कटु इनके विचार होते नहीं जितने ये अपने समर्थकों को बनाते हैं। यही बात ये है कि जो इलीट होते हैं ये आपस में, भले ही वो इलीट पॉलिटिकल हों, मिलिट्री के हों या इकोनॉमिकल हों, ये आपस में सहयोगात्मक इनका रवैया रहता है और एक दूसरे की शक्ति को ये पुष्ट करते हैं। ऐसी छवि बनाते हैं कि वो वेल्थ, प्रेस्टीज और कैरेक्टर में बहुत ऊंचे हैं, परंतु ये आडंबर मात्र है। ऐसी छवि बनाते हैं कि वो ज़्यादा दक्ष लोग हैं, वो उनकी इज्जत है वो ज़्यादा कीमती है, उनके जो चरित्र है वो उत्तम है। इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, ना किसी विचारधारा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलीट की कोई विचारधारा नहीं होती। C.W. मिल्स ये केवल मनीपुलेशन में निपुण होते हैं। मनीपुलेशन में निपुण यानी जोड़ तोड़, साठ गांठ, इनका उचित अनुचित से कोई लेना देना नहीं होता। यह उच्च स्तरीय अनैतिकता और माइंडलेसनेस को जन्म देता है जो समकालीन अमेरिका में कॉरपोरेट पावर की संगठित और गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। देखिए यहाँ C.W. मिल्स हैं, वो बड़े आलोचक हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के। अभिजन सिद्धांत की आलोचना, अभिजन सिद्धांत की जो आलोचना है वो ये है कि मॉस्को और मिचेल्स ने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की अनदेखी कर, यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पावर है उसकी अनदेखी कर सिर्फ वैचारिक शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया। हालांकि C.W. मिल्स ने इन तीनों को ही इलीट के गुण माना। C.B. मैकफर्सन ने 1973 में इस अवधारणा की आलोचना की। इस अवधारणा की आलोचना, उनकी जो मेन आलोचना है हमने पढ़ी, उन्होंने कहा कि भी जो इलीट है उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको बाज़ार के लेवल पर ला दिया कि जैसे बाज़ार में खरीद फरोख्त होती है वैसे ही डेमोक्रेसी है, उसमें शक्ति के लिए वोटों की खरीद फरोख्त होती है। शुम्पीटर की आलोचना की। शुम्पीटर को उन्होंने इलीट और प्लूरलिस्ट का प्रवर्तक माना। ये हम आगे देखेंगे। अगला जो पर्सपेक्टिव है शक्ति का है वो है नारीवादी सिद्धांत। न्यूयॉर्क रेड स्टोकिंग डिक्लेरेशन 1969। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट फ्रेंच क्रांति के दौरान जो पुस्तक आई थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। J.S. मिल 1869, सब्जुगेशन ऑफ वीमेन। इन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों को मैत्री पर आधारित होना बताया, यानी मैत्री पर आधारित होने चाहिए। नारीवाद पर जो डिटेल लेक्चर होगा उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उदारवादी नारीवादी
क्या समस्या मानते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन देखते हैं, रेडिकल स्ट्रीम क्या देखती है, समाजवादी क्या देखती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में हम देख सकते हैं, उदारवादी अवसर की पूर्ण समानता, भेदभाव का अंत, समान काम के लिए समान वेतन और गर्भवती कानून में सुधार, ये इनके मुख्य मुद्दे थे। वहीं रेडिकल स्ट्रीम है वो महिलाओं की स्वायत्त बस्तियों के बसाने का तर्क देते हैं और नाम है सुलामित फायरस्टोन। समाजवादी नारीवादी शिला रोबाथम। अगला जो शक्ति का पर्सपेक्टिव है बहुलवादी सिद्धांत यानी प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पावर। रॉबर्ट डेहल, पुस्तक का नाम है ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी 1956, पोलियार्की 1956, डायलेमा ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी 1982। इसमें इन्होंने स्वीकार किया, देखिए पोलियार्की का जो कॉन्सेप्ट आया था 1956, उसमें इन्होंने कहा कि अलग अलग पोलियार्क बने होते हैं और उनके बीच में शक्ति यानी समूह बने होते हैं और उन बीच में शक्ति का वितरण है वो मोर और लेस सेम रहता है और इनके आपस में इनके बीच में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो ये कहना कि सिर्फ इलीट के पास शक्ति होती है ऐसा नहीं है। लेकिन 1982 में आते आते इन्होंने बहुलवाद को सचमुच बराबर की राजनीतिक शक्तियों की खुली प्रतिस्पर्धा मान लेना सही नहीं है, यानी ये जो समूह हैं इनके बीच में बराबर शक्ति नहीं है। इन शक्तियों की विषमताओं को हल करने का तरीका है पुनर्वितरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का। अब क्वेश्चन अगर ये बने कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने गैर समान समूहों के बीच में खुली प्रतिस्पर्धा की बजाय पुनर्वितरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन किया। ये हमने पावर ओवर एंड पावर टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब इससे आगे किस प्रकार से सीबी मैकफर्सन जो पावर टू में कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं उनकी पावर टू की संकल्पना क्या है। सीबी मैकफर्सन डेमोक्रेटिक थियरी एसे एंड रिट्रीवल 1973, इसमें इन्होंने लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत की आलोचना की। उदारवाद में शक्ति के विश्लेषण के दो सिद्धांतों का विश्लेषण किया, यानी उदारवाद के शक्ति के दो सिद्धांत हैं, यूटिलिटेरियन व्यू और मोरलिस्ट व्यू, और खुद को क्रिएटिव फ्रीडम का समर्थक बताया, यानी खुद क्रिएटिव फ्रीडम के समर्थक है। अब हम एक एक करके आगे देखते हैं क्या है। उदारवाद के जो शक्ति के पर्सपेक्टिव हैं यूटिलिटेरियन व्यू और मोरलिस्ट व्यू, ये क्या है। यूटिलिटेरियन व्यू ह्यूमन नेचर को एक ग्राहक की नज़र से देखता है, यानी कैसे ग्राहक देखता है, ग्राहक अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, अपनी कोई भी सामान खरीदता है तो उसको अपनी यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज़ करती है उस चीज़ को खरीदना चाहता है। वैसे ही यूटिलिटेरियन व्यू में जो ह्यूमन नेचर है वो ग्राहक की तरह है। मोरलिस्ट व्यू ये मानता है कि वह डूअर है, यानी कर्ता है, कुछ करने वाला है, सर्जक है, और वह मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर मानता है। अपेक्षित शक्ति, ये यूटिलिटेरियन व्यू है वो एक्सट्रैक्टिव पावर, दोहन वाली शक्ति का मानते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। ये ए बी रिलेशन माना जाता है कि ए ने बी से वह काम करवाया जो बी नहीं करना चाहता था। वहीं मोरलिस्ट व्यू है वो डेवलपमेंट पावर में विश्वास करते हैं। शक्ति के प्रयोग का परिणाम यूटिलिटेरियन व्यू से क्या होगा, भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि होगी। वहीं क्रिएटिव फ्रीडम, मोरलिस्ट व्यू में क्रिएटिव फ्रीडम आएगी। क्रिएटिव फ्रीडम इसी का समर्थन करते हैं सीबी मैकफर्सन। इनके प्रवर्तक यूटिलिटेरियन व्यू के बेंथम हैं और मोरलिस्ट व्यू के जो जीएस मिल हैं। सीबी मैकफर्सन ने खुद को मोरलिस्ट व्यू यानी क्रिएटिव फ्रीडम का समर्थक माना। अब मैकफर्सन ने दो प्रकार की शक्तियों में अंतर किया, एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंट पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर ये हम देख रहे हैं कि जो यूटिलिटेरियन व्यू से आती है वो एक्सट्रैक्टिव पावर, और मोरलिस्ट व्यू से आती है वो डेवलपमेंट पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर है वह अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दूसरे की क्षमताओं का कितना प्रयोग कर सकते हैं उस पर डिपेंड है। जैसे ए ने बी से वह कार्य करवाया जो बी करना नहीं चाहता था। होब्स मैकियावेली से 20वीं शताब्दी के अनुभववादी, यानी होब्स मैकियावेली से आरंभ होकर 20वीं शताब्दी के अनुभववादी हैं, वो इसमें विश्वास करते हैं। वहीं डेवलपमेंट पावर है, क्रिएटिव फ्रीडम है, वो है
मनुष्य अपनी क्षमताओं का कितना विकास और प्रयोग कर सकता है। मैकफर्सन ने कहा कि मनुष्य अपनी इसेंशियली ह्यूमन कैपेसिटी का कितना प्रयोग कर सकता है, और यह इसेंशियली ह्यूमन कैपेसिटी क्या है, वो है तर्क संगत ज्ञान की क्षमता, नैतिक निर्णय और कार्रवाई की क्षमता, कलात्मक सृजन और चिंतन की क्षमता, मैत्री प्रेम की भावनात्मक गतिविधि की क्षमता, प्रकृति की देन को रूपांतरित करने की क्षमता। देखिए ये लिस्ट है, आज तक कोई एग्जाम में आई थिंक नहीं पूछी होगी, लेकिन हो सकता है पूछ ले। मैकफर्सन के अनुसार जो उनका क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो है कि संपत्तिहीन लोगों की डेवलपमेंट जो शक्ति है वो नगण्य और दोहन शक्ति तो शून्य होती ही है। यानी जो गरीब लोग हैं उनकी डेवलपमेंट कैपेसिटी नगण्य होती है और दोहन शक्ति शून्य होती है। दोहन शक्ति यानी वो किसी और का तो शोषण करने की या किसी और की क्षमताओं का इस्तेमाल करने की तो शक्ति उनमें है ही नहीं। वहीं उनमें यह क्रिएटिव फ्रीडम भी नगण्य होती है। क्रिएटिव फ्रीडम क्यों नगण्य होती है देखते हैं। जैसे भूमि पूंजी के स्वामियों की दोहन शक्ति मोटे तौर पर उनकी संपत्ति के मूल्य से जुड़ी रहती है, क्योंकि वे एक दूसरे के मैनुअल इंटेलेक्चुअल पावर को खरीद लेते हैं। यानी जो पूंजीपति है उसने, जैसा मार्क्स कहते हैं कि भले ही सरप्लस वैल्यू से या मजदूर की जो उसकी निर्माण की शक्ति है, मजदूर की श्रम है, उसको उसने खरीद लिया है। सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है व्यक्ति की विकासात्मक शक्ति का अधिकतम विस्तार, और यह जो अधिकतम विस्तार करने की ज़रूरत है, इसमें बाधाएं मानी 3 मैकफर्सन ने, वो हैं जीवन निर्वाह के साधनों तक पहुंच का अभाव। यानी व्यक्ति अगर जीवन निर्वाह के साधनों ही उसके श्योर नहीं है तो उसमें क्रिएटिव पावर का उदय कैसे हो सकता है। यानी उसका अपनी लाइफ में अपने सेल्फ पर वो नहीं है, हक है, तो उसमें क्रिएटिव पावर का अभाव रहेगा। दूसरों के आक्रमण से संरक्षण का अभाव, यानी अगर वह सुरक्षित ही महसूस नहीं कर रहा या सुरक्षित नहीं है तो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं डेवलप हो सकती। श्रम के प्रयोगों के साधनों का अभाव, और ये जो अभाव हैं इससे मैकफर्सन ने माना कि 2 प्रकार की समस्याएं आती हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड मटेरियल प्रॉब्लम, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैकफर्सन आगे कहते हैं कि मार्केट सोसाइटी है या पूंजीवादी समाज है, उसमें यह संभव नहीं है कि हम इन 3 बाधाओं को हटा दें, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि पूंजीवादी समाज में जो श्रम है वह एक बिकाऊ चीज़ है और श्रम पर पूंजीपति है उसका अधिकार है। यह केवल ऐसे समाज जिसमें उत्पादन के साधन हैं वो सोशल ओनरशिप के अधीन हों, अतः वे व्यक्तियों को अपनी अपनी क्षमताओं का सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए सुलभ रहेंगे। यह तभी संभव है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में यह संभव नहीं है, जबकि किस में संभव है, सोशल ओनरशिप का जो व्यवस्था है उसमें यह चीज़ संभव है, ऐसा सीबी मैकफर्सन मानते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने देखा। थैंक यू सो मच।